Friends, for you all, I'm Valia, and today I'm going to discuss a very important process which succeeded November 2012. So, in the previous sessions, we have completed 10 questions from the paper 1, and I'm going to start from the question number 11. So, the question is, a child of 16 years scores 75 in an IQ test. His mental age will be कितनी होगी ये आपको बताना है. देखिए, हमें पता है IQ टेस्ट में का फॉर्मूला क्या होता है. आपको IQ ऑलरेडी गिवन है, सो दैट मींस IQ is equals to mental age upon chronical age into 100. IQ एज हमें कितने गिवन है 75 एंड मेंटल एज हमें कितने गिवन है 16 अपॉन chronical age into 100. तो chronical age हमें निकालनी है उस बच्चे की, तो हम क्या करेंगे 16 into 100 over 75. 25 3 जा 75, 25 4 जा 100. हम इस तरह से बहुत आसानी से निकाल लेंगे. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. ओके, उस हमने सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया क्योंकि उसने मेंटल एज पूछी थी. तो क्वेश्चन में क्या है कि मेंटल एज उन्होंने हमसे पूछी है, तो मेंटल एज हमें ऑलरेडी गिवन है. मेंटल एज हमसे पूछी है और आईक्यू हमें गिवन है. आईक्यू इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन chronical age into 100. मेंटल एज हमसे पूछी है तो 75 16 into 100. तो इस तरह से जब हम निकालते हैं बहुत आसानी से निकल जाएगा. मास 75 into 16 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. 75 into 16 upon 100. 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 and 4 4 जा 16. That means उसकी मेंटल एज कितनी है 12. 4 3 जा 12. तो 12 is your answer. So the next question is, IQ scores are generally dash correlated to the academic performance. तो आपका IQ scores है, that means जो आपका intelligence scores है, वो किस तरह से correlate करता है जो आप academically perform करते हो. स्कूल में आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्या उस पर किस तरह से स्कोर जो होता है वो कोरिलेट करता है. परफेक्टली करता है, हाईली करता है, मॉडरेटली करता है या फिर लीस्ट करता है. देखिए IQ स्कोर जो होता है ना कि बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो इट्स वेरी सिंपल कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उसका अगर IQ स्कोर अच्छा होगा तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, इसके हाईली कोरिलेट करेगा. अगर कहीं ना कहीं तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे का IQ स्कोर लो है तो कहीं ना कहीं वो कैटेगरी भी लो ही परफॉर्म करेगा. तो अगर उसका IQ स्कोर्स अच्छे हैं तो वो हाईली परफॉर्म करेगा. तो ये इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा हाईली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन टू लर्न. इनमें से कौन सा है जो बच्चे को मोटिवेट करता है लर्न के लिए. एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, मोटिवेट होता है फेलियर बचने के लिए, टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट, या बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो या तो बहुत इजी चीज सिलेक्ट करेगा अपने लिए या फिर बहुत डिफिकल्ट, या फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन मीटिंग टारगेट. आपको बताना है बच्चे को लर्न करने के लिए चीजें मोटिवेट करती है, ऑप्टिमाइज करती है, वो क्या है. पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, कोई भी एक टास्क बनाया, आप अचीव कर लेते हैं, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा लर्न करने का. पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है ना जिसमें टारगेट को अचीव करेगा. बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है मोटिवेशन का. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्थ. थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस implies the following except. थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो किस चीज को लेकर इंडिकेशन देती है, इसको नहीं देती. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट पूछा है क्वेश्चन में, मतलब हमें वो जो नहीं देता वो आंसर आपको देना है. सिबलिंग्स should be presented in a number of ways. बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थी वो हमें किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने, जिसके अंदर इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमें बताए थे. डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस हमने उससे पढ़े थे. बिल्कुल ठीक बात है. लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मींस. आप बच्चे की लर्निंग को अलग अलग तरीके से असेस कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू द IQ. इन्होंने अपने इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की थी एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द IQ. बात नहीं कही गई थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में. इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस used by an individual to solve problems. इंटेलिजेंस को यूज किया गया था अलग अलग ऑपरेशंस के थ्रू ताकि बच्चा
किस तरह से इंडिविजुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सब बातें इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में कही गई थी, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात थी कि ये रिलेट नहीं करता है, ये नहीं कहा गया था, तो यही आपका इसका आंसर हो जाता है। One of the identical twin brothers is adopted by a socio-economically rich family. मीन्स के दो बच्चे थे जिन्हें एक बहुत अच्छी फैमिली ने और एक अडॉप्ट किया किसी पुअर फैमिली ने। ठीक है, यस, एक इंडिविजुअल को एक बहुत अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट किया है और एक थोड़ा पुअर फैमिली ने अडॉप्ट किया है। तो अब आपको ये बताना है कि एक साल बाद जब उन बच्चों को देखते हैं तो आप उनके आईक्यू स्कोर्स में क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम आईक्यू स्कोर्स की बात करते हैं, ठीक है, एक रिच फैमिली में बच्चा रहा तो उसे एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला। ठीक है, जो बच्चा पुअर उसमें रहा है, एनवायरनमेंट में रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रही होंगी उसके साथ। तो क्या उनके आईक्यू स्कोर्स में भी डिफरेंस आया होगा? आईक्यू स्कोर मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो तो उन्हें उनकी फैमिली से मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका क्या एटमॉस्फेयर रहा है, क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं, वो इफेक्ट जरूर पड़ता है। लेकिन इसका इफेक्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का जो इफेक्ट होता है वो आईक्यू स्कोर्स पे नहीं पड़ता है, बच्चे की पर्सनालिटी पे पड़ सकता है, लेकिन आईक्यू स्कोर पे नहीं पड़ेगा। द बॉय, तो फिर ऑप्शंस हम एक बार देख लेते हैं। बॉय विच सोशो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद अ पुअर फैमिली। ऐसा नहीं है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क बच्चे के इस पे नहीं पड़ता आईक्यू स्कोर पे। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली। the boy with poor family will score greater than the boy with rich socio-economic family, या फिर socio-economic level does not affect the IQ score। देखिए इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो था वो आपका फोर्थ था। हम ये भी कह सकते थे बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर हम बात करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कूल से रिलेटेड, तो आप एज टीचर आप बच्चे के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखते हैं, तो इसलिए जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट द सोशो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट आईक्यू स्कोर। Assessment for learning takes into account the following except assessment for learning। अब आपको पता है असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हम ड्यूरिंग द क्लास करते हैं। हम क्यों करते हैं इसको? ताकि हमें पता चल सके बच्चे के साथ क्या कमी है, बच्चे को किस चीज की नीड है, अगर कोई पार्ट बच्चे का वीक है तो आप उसे कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं एज अ टीचर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इसमें नहीं आएगा, एक्सेप्ट आपको बताना है। टेक्स इनटू अकाउंट फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट की बात अगर हम करते हैं, स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट में, हम बच्चे का नीड देखते हैं, बच्चे की मिस्टेक्स देखते हैं, ताकि हम उसको इंप्रूव कर सके, उसको ठीक कर सके। लेकिन हम बच्चे का लर्निंग स्टाइल नहीं देखते। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका लर्निंग स्टाइल होगा, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है लर्न करने का। हम अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का क्या देखते हैं? हम देखते हैं बच्चे को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया है, कहाँ क्या कमी है, को जरूरत किस चीज की, लेकिन हम लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं देखते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने थोड़ा सा कमेंट किया हुआ है, अगर कोई पढ़ना चाहता सकता है यहाँ पे। An empowering school will promote which of the following qualities the most in its teacher। स्कूल के एम्पावरमेंट को देखते हुए कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं टीचर्स की जो प्रमोट करेंगी स्कूल एम्पावरमेंट में? टीचर की मेमोरी, डिसिप्लिन, नेचर टीचर का, उसका कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, या फिर एक्सपेरिमेंट करने की टेंडेंसी। एज अ टीचर मेमोरी टीचर की बहुत शार्प होती है, नेचर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक बात है, एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए, टीचर प्रैक्टिकल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम एज अ टीचर बात करते हैं ना, टीचर देखते हुए, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब टीचर का एप्टीट्यूड होता है ना कॉम्पिटिटिव, तो वो बच्चों को उसी हिसाब से टीच करके वो उसी अकॉर्डिंग लेकर चलती है। तो अगर हम इसका नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे देखते हैं, तो डिसिप्लिन होना भी अच्छी बात होती है। टीचर किस तरह से फैसिलिटेट करती है क्लास में, एज अ टीचर उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किस तरह से बच्चों को फैसिलिटेट करती है क्लास में, और किस तरह से बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करती है, बच्चे कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो किस तरह से अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को बढ़ा सके। तो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड, विच इज कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनिका अ मैथ्स टीचर आस्क्ड राधिका क्वेश्चन ऑन नॉट गेटिंग एन आंसर फ्रॉम राधिका। मोनिका एक मैथ्स टीचर है, उन्होंने क्वेश्चन
क्लास में राधिका से और राधिका से वो आंसर नहीं मिला तो शी क्विकली मूव्स ऑन एंड आस्क्स मोहन अनदर क्वेश्चन। फौरन वो मोहन के पास गई, उससे उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा and she rewards her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. This tendency of Monica reflects that she is कि वो क्लास में जेंडर बायसनेस कर रही हैं या वो उन्हें लगता है कि लड़कियां आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मैथ्स की टीचर हैं, बॉयज अच्छा आंसर देंगे। तो ये चीज आपको बतानी कि वो कर क्या रही है, कि वो राधिका को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालना चाहती थी या फिर वो वेल अवेयर थी कि राधिका जो इस आंसर को आंसर दे ही नहीं सकती, या फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे बहुत इजीली मूव कर गई, या फिर सपोर्ट करी है जेंडर स्टीरियोटाइप का रोल बाय फेवरिंग मोहन, मोहन को फेवर करके वो ये चीज साबित करना चाह रही है कि जो गर्ल्स होती हैं वो वीक होती हैं। तो यही बात है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में जो दिखाया गया है कि उन्हें राधिका को भी वक्त देना था क्वेश्चन पूछने के बाद उसका आंसर देने का, क्योंकि मोहन ने भी आंसर एकदम नहीं दिया, वो उसने भी स्ट्रगलिंग की है आंसर को फाइंड आउट करने में। तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है क्लास में, जेंडर स्टीरियोटाइप पे आपको फोकस नहीं करना है। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ स्कूल, मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर बाय द टीचर्स। टीचर्स को एक बार सोचना जरूर चाहिए, मेटाकॉग्निशन करना चाहिए। Selection of more boys and girls for a music competition, तो formation of a rule to shun जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड फोर्स इट स्ट्रिक्टली, या फिर रिक्रूटमेंट करना चाहिए। देखिए ये भी अच्छे पॉइंट है कि आप अपने स्कूल में अगर आप चाहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप इक्वल मेल एंड फीमेल टीचर्स को लें ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन करने के जो रूल्स बने हुए हैं वो बनाए ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। लेकिन जो बात आती है ना, इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, वो ये आती है कि जब तक लोगों के माइंड से ये चीज नहीं जाएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्कूल में सिर्फ एक रूल फॉलो करने से चीजें चेंज नहीं होती। तो मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस का मतलब यही आता है कि जब तक लोगों के माइंड नहीं ओपन होंगे तब तक जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म नहीं होगा। मेटाकॉग्निशन रेफर किस चीज को करता है? मेटाकॉग्निशन रेफर्स करता है ऑर्डर थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग को, दैट इन्वॉल्व्स एक्टिव कंट्रोल ओवर द कॉग्निटिव प्रोसेस, जो कि इंगेज होता है लर्निंग में। ठीक है, आपको इस तरह की प्लानिंग करानी है, आपको इस तरह की एक्टिविटीज करानी है ताकि स्कूल में ये साबित हो कि आप एक चीज पे फोकस नहीं करते, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं अपने स्कूल में। तो आपको कहीं ना कहीं सब चीजें बहुत फोकस करनी होंगी अपने स्कूल में। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की लर्निंग के थ्रू जेंडर बायस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि आप एक जेंडर के ऊपर दूसरे जेंडर को फेवर कर रहे हो। तो टीचर जो होते हैं इसमें सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स को किस तरह से अपने क्लासरूम में खत्म कर सकते हैं, दोनों को इक्वल एक्टिविटीज प्रोवाइड करके। जेंडर बायसनेस आप अगर स्कूल में खत्म करना चाहेंगे तो धीरे धीरे जब बच्चों के माइंड में ये सब चीज आएंगी तो एक ना एक टाइम के बाद जेंडर बायसनेस जो खत्म हो जाएगा। तो आंसर यही होगा, कॉग्निशन ऑफ द जेंडर बायस बिहेवियर बाय द टीचर्स। मोस्ट फॉर इंकरेजिंग 5 children of a regular presence in school, सिर्फ सबसे सुटेबल पनिशमेंट क्या होगा 5 स्टूडेंट का? अगर हम उन्हें रेगुलर प्रेजेंस, उनकी रेगुलर प्रेजेंस कराना चाहें स्कूल में, तो आपने रेगुलर 5 रुपए दो कि फिर आप अलाउ नहीं करो